हेडलाइन चैनल पर सभी सुनने वालों का स्वागत है। यहाँ हम ताज़ा मामलों और जटिल विषयों पर चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं उन्हें सरल और दिलचस्प तरीके से समझने की। मेरा नाम शशि है। और मैं किरण हूँ। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने पिछले कुछ सालों में आप कह सकते हैं हर नौकरी पेशा इंसान की जिंदगी को छुआ है, और ये बहस आज भी जारी है। सही कहा, बिल्कुल। बात हो रही है काम करने की जगह की, घर या ऑफिस। वर्क फ्रॉम होम बनाम वर्क फ्रॉम ऑफिस। कोविड महामारी ने जैसे दुनिया भर में काम के तौर तरीकों को एकदम हिला कर रख दिया था। हाँ बिल्कुल। और अब अगस्त 2025 में भी हम उसी उथल-पुथल के बीच एक रास्ता तलाश रहे हैं। बिल्कुल, कई कंपनियां अब चाह रही हैं कि उनके कर्मचारी दफ्तर लौट आएं, लेकिन बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो हाइब्रिड यानी कुछ दिन घर कुछ दिन ऑफिस, हाँ, या फिर पूरी तरह घर से ही काम करने के कह सकते हैं आदी हो चुके हैं और शायद इसे छोड़ना नहीं चाहते। तो आज हम इसी नई कार्य संस्कृति को समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमने कई स्रोतों को देखा है, कुछ लेख, अलग अलग स्टडीज और हाँ, लोगों के अपने तजुर्बे भी। हाँ, हमारा इरादा यही है कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें निकली हैं उन्हें सामने रखें। मतलब फायदे, नुकसान, कर्मचारी और कंपनियों की अपनी अपनी क्या सोच है, प्राथमिकताएं क्या है और आगे क्या हो सकता है ना? बिल्कुल। तो चलिए इस विषय की तहों को खोलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। तो कहानी शुरू हुई थी कोविड के साथ। वो एक मजबूरी थी जब सबको घर से काम करना पड़ा। हाँ, तब तो कोई चॉइस नहीं थी। फिर आया हाइब्रिड मॉडल का दौर। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कंपनियां फिर से पुरानी व्यवस्था की तरफ लौट रही हैं। मतलब पूरी तरह ऑफिस वापसी पर जोर दे रही हैं। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट भी थी जून 2023 की, वो भी यही इशारा कर रही थी। हाँ बिल्कुल, एक खींचतान सी चल रही है। तो ये कर्मचारी हिचक क्यों रहे हैं ऑफिस लौटने से? क्या वजह है? वजह काफी सीधी हैं। देखिए, हाइब्रिड मॉडल लोगों को काफी पसंद आ गया है। हाँ। अब जैसे नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट या दीपाली शर्मा के यूट्यूब चैनल पर भी ये बात आई। हाँ। कि सबसे बड़े कारण है काम और निजी जिंदगी के बीच एक बेहतर तालमेल की उम्मीद और अपने काम के घंटे चुनने में थोड़ी सी आजादी, वो फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा। और जाहिर है, जैसा कि कई जगह लोगों ने कहा भी रेडिट पे या एशियोनेट की रिपोर्ट में, कि रोज ऑफिस आने जाने में जो टाइम लगता है और पैसा भी। हाँ, पैसा भी वो बचना भी एक बड़ा आकर्षण है, खासकर बड़े शहरों में। हाँ, ये आने जाने की थकान और खर्च, ये वाकई एक बड़ा मुद्दा है कई शहरों में। तो इस लचीलेपन और बचत के अलावा वर्क फ्रॉम होम के और क्या पहलू हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए? देखिए, फायदे तो कई गिनाए जाते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर तो हमने बात की, फ्लेक्सिबिलिटी है, समय बच रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस की संभावना बेहतर हो सकती है। कुछ लोगों को ऑफिस के जो रोजमर्रा के तनाव होते हैं, जैसे लगातार कोई देख रहा है या बहुत शोर शराबा है, उससे भी राहत मिलती है। हाँ, ये भी है। और अगर कंपनियों के नजरिए से देखें तो जैसा एबीपी लाइव की रिपोर्ट में भी था, ऑफिस स्पेस का किराया बचता है, बिजली, मेंटेनेंस, इन सब खर्चों में कटौती हो सकती है। अच्छा, ये तो कंपनी का फायदा हुआ। हाँ, और एक और दिलचस्प बात है, कंपनियां आप सिर्फ बड़े शहरों से ही नहीं बल्कि देश के किसी भी कोने से टैलेंट ढूंढ सकती हैं, उन्हें हायर कर सकती हैं। हाँ, ये तो है। इससे शायद जो बड़े शहरों पर आबादी का दबाव है वो भी कुछ कम हो सके, ये एक संभावना है। लेकिन क्या ये इतना सीधा और आसान है? घर से काम करने में कुछ दिक्कतें भी तो आती होंगी, सिर्फ वो इंफ्रास्ट्रक्चर या शांत कोना न होने के अलावा भी। बिल्कुल, चुनौतियां भी उतनी ही असल हैं। और एबीपी लाइव या यूट्यूब पर जो चर्चाएं हुई, उनमें ये बात बार बार उठती है कि ये जो वर्चुअल कम्युनिकेशन है, हाँ। ये कभी कभी आमने सामने की बातचीत जितना असरदार नहीं होता। मतलब वो बारीकियां छूट जाती हैं शायद। हाँ, हो सकता है। इससे टीम के सदस्यों के बीच तालमेल बिठाना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब कोई नया प्रोजेक्ट हो या कोई मुश्किल प्रॉब्लम सुलझानी हो। ठीक है। और हाँ, घर और दफ्तर के काम के बीच की जो लकीर है, वो मिटने का खतरा हमेशा रहता है। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा हो सकता है कि वो 24 घंटे ऑन ड्यूटी है। हाँ, ये तो बहुत कॉमन शिकायत है। इससे तो फिर फायदा होने की बजाय तनाव बढ़ जाएगा, है ना? और ये भी है कि सबके पास घर पे एक शांत, डेडिकेटेड जगह हो काम करने के लिए, ये भी जरूरी नहीं। सही बात है। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है जिसके बारे में नवभारत टाइम्स ने एक स्टडी का जिक्र किया था, गी ग्रुप होल्डिंग्स की। जी। वो है साइकोलॉजिकल सेफ्टी, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। ये क्या चीज है और इसका WFH से क्या कनेक्शन है? देखिए, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का मतलब है एक ऐसा माहौल जहां आप बिना किसी डर के, बिना झिझक के सवाल पूछ सकें, नए आइडिया रख सकें, अपनी गलतियां मान सकें या किसी बात से असहमति जता सकें।
और आपको ये पता हो कि इसके लिए आपको कोई सजा नहीं मिलेगी या आपका मजाक नहीं उड़ेगा। अच्छा। तो जी ग्रुप की स्टडी का नतीजा ये था कि कर्मचारी ऑफिस के मुकाबले WFH या हाइब्रिड मोड में खुद को ज्यादा मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसा क्यों? शायद घर का माहौल ज्यादा जाना पहचाना, ज्यादा आरामदायक होता है, या फिर ऑफिस की जो अंदरूनी राजनीति होती है या वो पदक्रम का जो दबाव होता है वो शायद कम महसूस होता है। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। अगर कर्मचारी WFH में ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, उन्हें लचीलापन भी मिलता है, तो फिर कंपनियां ऑफिस वापसी पे इतना जोर क्यों दे रही हैं भाई? ऑफिस में फिजिकली मौजूद होने से ऐसा क्या खास मिल जाता है जो वर्चुअल दुनिया में नहीं मिल सकता? कंपनियों के भी अपने तर्क हैं और वो भी काफी वजनदार हैं। पहला तो जैसे हमने अभी कहा, आमने सामने की बातचीत अक्सर ज्यादा सहज और गहरी होती है। हाँ। इससे विचारों का आदान प्रदान तेज होता है, जिसे कई बार रियल टाइम कोलैबोरेशन कहते हैं। अच्छा, रियल टाइम कोलैबोरेशन। हाँ, और जैसे दीपाली शर्मा के YouTube विश्लेषण में भी ये बात थी कि ऑफिस में आप दूसरों को काम करते देखते हैं, उनसे बात करते हैं, तो बहुत कुछ सीखते हैं और आपको तुरंत फीडबैक भी मिल जाता है। वो लर्निंग कर्व शायद तेज होता है। और शायद करियर ग्रोथ के लिहाज से भी ऑफिस में रहना फायदेमंद माना जाता है, प्रमोशन वगैरह के लिए। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने करियर के शुरुआती या बीच के दौर में है। रेडिट पर भी एक चर्चा में ये बात आई थी कि ऑफिस में आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है, आप दिखते हैं। सीनियर मैनेजमेंट या क्लाइंट्स के साथ जो अचानक मुलाकातें हो जाती हैं, कभी कॉफी पी ली साथ में, ये सब नेटवर्किंग के मौके बनाते हैं। हाँ, वो चांस एनकाउंटर्स। बिल्कुल, जो शायद WFH में मुश्किल से मिले। और हिंदुस्तान अखबार की रिपोर्ट भी यही कहती है कि खासकर जो युवा कर्मचारी हैं, वो सीखने के लिए और अनुभवी लोगों से मेंटोरशिप पाने के लिए ऑफिस को बेहतर मानते हैं। तो ये माना जाता है कि प्रमोशन या इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स मिलने में आपकी ऑफिस में मौजूदगी, आपकी विजिबिलिटी एक भूमिका निभा सकती है। हाँ, ऐसी धारणा तो है। तो एक तरफ तो व्यक्तिगत सुविधा है, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा है, दूसरी तरफ टीम वर्क, सीखना, करियर ग्रोथ। लगता है इसी कश्मकश से हाइब्रिड मॉडल का जन्म हुआ कि चलो भाई बीच का रास्ता निकालो। बिल्कुल, हाइब्रिड मॉडल एक तरह का समझौता है और कई सर्वे और कंपनियां इसी दिशा में बढ़ भी रही हैं। जैसे एशियानेट पर एक सर्वे का जिक्र था कि लगभग 53% कंपनियां हाइब्रिड कल्चर अपना रही हैं। अच्छा, आधे से ज्यादा? हाँ, और करीब 74% उद्योग और आधे से ज्यादा IT कंपनियां इसे पसंद कर रही हैं। दीपाली शर्मा ने भी अपने विश्लेषण में इसे अक्सर दोनों दुनियाओं का सर्वश्रेष्ठ पाने की कोशिश कहा है। मतलब कर्मचारियों की खुशी भी रहे और संगठन की प्रोडक्टिविटी भी बनी रहे। तो क्या मान लिया जाए कि हाइब्रिड ही भविष्य है? क्या ये वाकई दोनों दुनियाओं का सर्वश्रेष्ठ दे पाता है या इसमें भी कुछ पेंच है? देखिए, कागज पर तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और मैं कहूँगी शायद चौंकाने वाली स्टडी का जिक्र करना जरूरी है। अच्छा, कौन सी स्टडी? नव भारत टाइम्स ने अक्टूबर 2024 में सेपियंस लैब के एक ग्लोबल स्टडी के नतीजों को छापा था। सेपियंस लैब एक अमेरिकी रिसर्च संस्था है जो मेंटल हेल्थ पर काफी काम करती है। और इस स्टडी में 65 देशों के करीब 55,000 कर्मचारियों का डेटा था। भारत के संदर्भ में जो नतीजा निकला वो बाकी दुनिया, खासकर अमेरिका और यूरोप के रुझानों से एकदम अलग था। अरे, क्या नतीजा था ऐसा? नतीजा ये था कि भारत में जो लोग पूरी तरह ऑफिस से काम कर रहे थे, उनका मानसिक स्वास्थ्य मतलब मेंटल हेल्थ कोशेंट या MHQ उन लोगों से बेहतर पाया गया जो हाइब्रिड या पूरी तरह रिमोट काम कर रहे थे। क्या बात कर रही हैं? ये तो बिल्कुल उल्टा है। अमेरिका और यूरोप में तो शायद हाइब्रिड वाले सबसे बेहतर थे। हाँ, बिल्कुल। अमेरिका और यूरोप में हाइब्रिड काम करने वालों की मेंटल हेल्थ सबसे अच्छी पाई गई थी, लेकिन भारत में ऑफिस वाले सबसे बेहतर पाए गए। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। ऐसा क्यों? क्या स्टडी में इसके कारण भी बताए गए? कुछ लॉजिक? हाँ, कारण भी उतने ही दिलचस्प हैं। स्टडी के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले कारक वो नहीं थे जो हम अक्सर सोचते हैं, जैसे वर्कलोड कितना है या काम के घंटे कितने लचीले हैं। तो फिर क्या थे? 2 चीजें थीं। पहला, अपने सहकर्मियों के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं, और दूसरा, क्या आप अपने काम पर गर्व महसूस करते हैं, मतलब प्राइड इन वर्क। ओ, रिश्ते और काम पर गर्व। हाँ, और भारत में सहकर्मियों के साथ खराब रिश्तों और मानसिक परेशानी के बीच का जो संबंध था वो वैश्विक औसत से भी ज्यादा मजबूत पाया गया। मतलब यहाँ ऑफिस का वो सोशल कनेक्शन बहुत ज्यादा मायने रखता है। लगता तो यही है। वो आपसी मेलजोल, वो टीम वाली भावना शायद यहाँ मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है।
स्टडी में ये भी सामने आया कि जो लोग टीम में काम करते हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य अकेले काम करने वालों से बेहतर था, और ये असर भी भारत में पश्चिमी देशों के मुकाबले ज्यादा तेज था। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में ऑफिस सिर्फ काम करने की जगह नहीं, बल्कि एक तरह से सामाजिक जुड़ाव का भी एक अहम केंद्र है, और ये जुड़ाव हमारी मेंटल हेल्थ पर सीधा असर डालता है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। सैपियंस लैब की जो फाउंडर है न्यूरोसाइंटिस्ट तारा थियागराजन, उनके अनुसार भी भारत में भले ही लोग वैश्विक औसत से कम असहनीय वर्कलोड की शिकायत करते हो, लेकिन सहकर्मियों के साथ अच्छे रिश्तों का महत्व यहाँ शायद कहीं ज्यादा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वर्क लाइफ बैलेंस की जो पश्चिमी परिभाषा है वो भारत पर पूरी तरह लागू होती भी है, या यहाँ समीकरण कुछ अलग है। सही बात है। इस अनोखे भारतीय ट्रेंड को देखते हुए ये जानना भी दिलचस्प होगा कि वैश्विक स्तर पर भारत WFH के मामले में कहाँ खड़ा है। मतलब हम दुनिया के बाकी हिस्सों से ज्यादा घर से काम कर रहे हैं या कम? इस पर भी आंकड़े हैं। हिंदुस्तान अखबार ने WFH रिसर्च और ग्लोबल सर्वे ऑफ वर्किंग अरेंजमेंट्स के एक सर्वे का हवाला दिया था। ये सर्वे नवंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच 40 देशों में हुआ था। अच्छा, हाल का ही है। हाँ, इसके मुताबिक भारतीय कर्मचारी औसतन हफ्ते में 1.6 दिन घर से काम कर रहे हैं। 1.6 दिन? हाँ, ये वैश्विक औसत जो कि 1.2 दिन प्रति सप्ताह है, उससे तो ज्यादा है। ओके। अगर हम तुलना करें तो ये कनाडा 1.9 दिन, UK 1.8 दिन, अमेरिका 1.6 दिन जैसे पश्चिमी देशों के लगभग बराबर या थोड़ा कम है। लेकिन चीन दिन, जापान, दक्षिण कोरिया 0.5 दिन जैसे पूर्वी एशियाई देशों से काफी ज्यादा है। वहाँ अभी भी ज्यादातर लोग रोज ऑफिस जाते हैं। तो मतलब भारत WFH अपनाने में कई विकसित देशों के साथ खड़ा है और वैश्विक औसत से तो आगे ही है। हाँ, बिल्कुल। और क्या भारत में सरकार ने भी इस बदलते चलन पर ध्यान दिया है? क्या इसे लेकर कोई नियम कानून भी बने हैं? हाँ, बने हैं, खासकर स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ के लिए। अच्छा, SEZ के लिए। हाँ, ये वो खास औद्योगिक इलाके होते हैं जहाँ निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार कुछ अलग नियम कायदे रखती है। एशियनेट की रिपोर्ट के अनुसार वाणिज्य मंत्रालय ने जुलाई 2022 में SEZ रूल्स 2006 में एक नया नियम जोड़ा था, रूल 43A। क्या कहता है ये नियम? इसके तहत SEZ यूनिट में काम करने वाला कोई कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक ही WFH कर सकता है। सिर्फ 1 साल? हाँ, अधिकतम। और साथ ही कंपनी अपने कुल कर्मचारियों में से ज्यादा 50% को ही WFH की इजाजत दे सकती है। अच्छा, 50% की लिमिट भी है। हाँ, तो ये दिखाता है कि सरकार एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है, लचीलापन भी दे रही है, लेकिन कुछ सीमाएं भी तय कर रही है। ठीक है। और हिंदुस्तान अखबार की रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात थी कि जिन महिलाओं के बच्चे हैं वो WFH या हाइब्रिड को ज्यादा पसंद करती हैं। हाँ, ये शायद अपेक्षित भी है। इससे उन्हें घर और काम की जिम्मेदारियां संभालने में थोड़ी आसानी होती होगी। बिल्कुल। और ये पहलू भी इस पूरी बहस में बहुत मायने रखता है कि अलग-अलग लोगों की जरूरतें और प्राथमिकताएं कितनी अलग-अलग हो सकती हैं। सही बात है। ये सब आंकड़े, स्टडीज, नियम, ये सब अपनी जगह हैं, लेकिन असल जिंदगी में लोगों को अक्सर बहुत मुश्किल चुनाव करने पड़ते हैं। जैसे रेडिट के इंडियन वर्कप्लेस सब रेडिट पर एक यूजर ने अपनी दुविधा साझा की थी। हाँ, मैंने वो पोस्ट देखी थी। वो मुंबई में साइबर सुरक्षा सलाहकार है, शायद 2 साल का अनुभव है उन्हें। हाँ, और उनकी नौकरी पूरी तरह ऑफिस आधारित है। क्लाइंट साइट पर भी जाना पड़ता है। रोज का लगभग 40 मिनट का सफर है। उनकी परेशानी ये थी कि दिन भर की भाग दौड़ के बाद उनके पास न तो कुछ नया सीखने की एनर्जी बचती है, न अपनी सेहत का ध्यान रखने का समय। बाहर से खाना मंगाना पड़ता है। हाँ, उन्होंने लिखा था कि वो बहुत थक जाते हैं। और फिर उन्हें एक विदेशी कंपनी से पूरी तरह रिमोट जॉब का ऑफर मिला। IT इंटरनल ऑडिट का रोल था, सैलरी भी अच्छी थी, और कंपनी ने खास तौर पर वर्क लाइफ बैलेंस देने का वादा किया था। उन्हें शांत माहौल भी पसंद है जो घर से काम करने में मिलता। तो फिर दुविधा कहाँ थी? सब तो बढ़िया लग रहा है। दुविधा थी भविष्य को लेकर। उन्हें डर था कि क्या लंबे समय तक WFH करने से उनका करियर कहीं पटरी से उतर जाएगा। अच्छा। क्या वो बाद में कभी अपने पसंदीदा कंसल्टिंग फील्ड में वापस लौट पाएंगे, जहां शायद क्लाइंट फेसिंग या ऑफिस में मौजूदगी जरूरी मानी जाती हो। ये डर कि कहीं वो इंडस्ट्री से कट तो नहीं जाएंगे, पीछे तो नहीं रह जाएंगे। हाँ, बिल्कुल यही। ये कश्मकश तो बहुत से लोगों की कहानी होगी। एक तरफ आराम है, सेहत है, परिवार के लिए समय है, रोज के सफर से निजात है, मतलब एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ। हाँ। और दूसरी तरफ करियर में आगे बढ़ने की चिंता, नेटवर्किंग के मौके खोने का डर और शायद अपनी फील्ड में पिछड़ जाने का अंदेशा। ये एक बहुत ही व्यक्तिगत संतुलन है ना?
एकदम। और इसी संतुलन की बात CII और दिल्ली विश्वविद्यालय के FMS के एक स्टडी ने भी उठाई थी, जिसका जिक्र ABP लाइव ने किया था। हाँ, क्या कहा था उस स्टडी ने? उस स्टडी ने माना कि हाँ, WFH से कंपनियों का किराया बचता है, कर्मचारियों का आने जाने का खर्च कम होता है और कहीं से भी टैलेंट हायर किया जा सकता है। ये सब फायदे हैं। ठीक है। लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि लंबे समय तक अगर पूरी तरह WFH चलता है तो टीम के सदस्यों के बीच वो जो सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव होता है हाँ, वो कमजोर पड़ सकता है। और ये जुड़ाव इनोवेशन और आपसी सहयोग के लिए बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, टीम वर्क पर असर पड़ सकता है। तो लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकता है। हाँ, उनका कहना था कि इससे धीरे धीरे कंपनी की जो मानव पूंजी है, मतलब ह्यूमन कैपिटल, उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर काफी उलझी हुई है। ऐसा नहीं लगता कि कोई एक सीधा सा जवाब है, कोई एक मॉडल, चाहे वो WFH हो, WFO हो या हाइब्रिड, हर किसी के लिए, हर कंपनी के लिए, हर स्थिति में फिट बैठता हो। बिल्कुल सही कहा। आज की चर्चा से यही निकल कर आ रहा है। हमने देखा कि हर मॉडल के अपने फायदे हैं, अपनी चुनौतियां हैं, और भारत का संदर्भ तो कुछ मामलों में अनोखा भी है। हाँ, जैसे वो वैश्विक औसत से ज्यादा WFH ट्रेंड, लेकिन साथ ही ऑफिस में बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के संकेत। बिल्कुल, और जिसका गहरा ताल्लुक सहकर्मियों के साथ रिश्तों से जुड़ा है। तो व्यक्ति की भूमिका क्या है, कंपनी का कल्चर कैसा है, उसका अपना स्वभाव कैसा है, और जीवन की परिस्थितियां जैसे छोटे बच्चे होना, हाँ, ये सब मिलकर तय करते हैं कि उसके लिए क्या बेहतर है। और ये बहस अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो अभी शुरुआत है। काम करने के तरीके अभी भी विकसित हो रहे हैं। क्या पता भविष्य में हमें और भी नए मिले जुले मॉडल देखने को मिले। निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी बदलेगी, कंपनियों की सोच बदलेगी, कर्मचारियों की उम्मीदें बदलेंगी, और शायद काम करने के तरीके भी बदलते रहेंगे। तो चलिए आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, भारत के संदर्भ में अगर सेपियंस लैब की स्टडी सही है कि सहकर्मियों से अच्छे रिश्ते मानसिक स्वास्थ्य के लिए इतने अहम हैं, तो फिर कंपनियां रिमोट या हाइब्रिड माहौल में भी उस आपसी जुड़ाव को, उस टीम भावना को और काम के प्रति गर्व की भावना को कैसे मजबूत कर सकती हैं? क्या तरीके हो सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। या फिर इस पर सोचें, जैसा कि CIFMS स्टडी ने इशारा किया कि रिमोट काम छोटे शहरों के विकास और टैलेंट के समान वितरण में मदद कर सकता है, तो क्या इसके लंबे समय में कुछ ऐसे सामाजिक या आर्थिक परिणाम भी हो सकते हैं जिनके बारे में हमने अभी सोचा नहीं है? क्या इससे हमारे शहरों और कस्बों का रूप ही बदल जाएगा? बिल्कुल। इन सवालों पर विचार करने के लिए छोड़ते हुए आज इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हेडलाइन पर सुनते रहिए। नमस्कार।